आज एक इंटरव्यू देख रहा आज एक इंटरव्यू देख रहा था माइकल फेल्प्स का, है ना। वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक, सब में स्विमिंग की दुनिया के बेताज बादशाह, इतने ज्यादा गोल्ड लिए जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या किसी भी एथलीट के लिए इतने गोल्ड लाना अपने देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो माइकल फेल्प्स से जब ये पूछा गया तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्या कर रहे थे कि आपके इतने गोल्ड आए। तो उन्होंने एक चीज कही कि देखो, साल में 52 हफ्ते होते हैं और 52 हफ्तों में सैटरडे संडे होता है। पूरी दुनिया ये वीकेंड्स मनाती है, जिंदगी इंजॉय करती है। ये जो 2 दिन है ना, ये मैंने इंजॉय नहीं किया। मुझे मालूम था कि मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं वो इस टाइम पे इंजॉय कर रहे होंगे। कितनी गहरी बात सोच ली ना माइकल फेल्प्स ने कि भाई मेरे जो ओपोनेंट हैं वो संडे को तो ट्रेनिंग नहीं कर रहे होंगे, तो मैंने उस दिन भी ट्रेनिंग की। इस तरह से मैंने हर साल में 52 दिन उनसे आगे चले गया। अगर संडे संडे भी मैं ट्रेनिंग करता हूं तो 52 दिन आगे मैं उनसे ट्रेन हो गया था। और क्योंकि मैं 52 दिन आगे था, इसलिए उन लोगों का गोल्ड आना तो मुश्किल था। तो अगर आप भी इसी सोच के आदमी, आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं, तो आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे। और हमारा जो ये सेशन है, इसका नाम है उत्तराखंड ROARO रीजनिंग और मैथ्स। जो मैथ्स है, मैथ्स को लेके ज्यादा परेशान ना हो, मैथ्स रीजनिंग बेस है, जिसमें मैथ्स नहीं करनी है। हल्का सा आप ऑप्शन से अगर उसे करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे। जैसे आपको दिख ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है डाइस। डाइस में ये 3 चीजें होती हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को समझो जी, क्या होता है। देखो, स्टैंडर्ड डाइस को अगर आप समझ गए तो आधा गेम तो आपका यहीं खत्म हो जाए। आपका गेम नहीं, आपका गेम शुरू हो जाएगा, मगर आप चीजें समझ जाओगे कि हाँ हो क्या रहा है। ठीक है, गॉट इट। समझिए इसमें क्या हो रहा है। स्टैंडर्ड डाइस एक ऐसा डाइस होता है, पहले हम स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहे हैं। डाइस, स्टैंडर्ड डाइस या पासा, ये वही पासा है जो सांप सीढ़ी और लूडो में हम यूज करते हैं। तो इसमें एक स्टैंडर्ड डाइस आता है। स्टैंडर्ड डाइस एक ऐसा डाइस होता है जिसके जो अपोजिट फेसेस होते हैं, 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है। इन सब का जो सम है वो 7 होता है। बस ये आपको ध्यान में रखने का है। सम जो होता है कितना होता है, तो आप बोलेंगे 7 होता है। सम जो होता है कितना होता है, तो आप बोलेंगे जी 7 होता है। मैंने कहा ओके 7 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। स्टैंडर्ड आई, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। कैसे पता लगेगा स्टैंडर्ड डाइस है नहीं है? आपको एग्जाम में केवल एक डाइस देगा और बोलेगा कि भैया 1 के अपोजिट बता दो कितना होगा, तो आप कहोगे 6 होगा। 2 के अपोजिट पूछेगा कितना होगा, आप कह दोगे 5 होगा। 3 के अपोजिट कह देगा, आप कह दोगे 4 होगा। बस ये हो गया। दूसरा जो केस है, केस 1, आई मीन, इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम केस 1 को समझते हैं। आपको एक ही डाइस की 2 पोजीशन गिवन होंगी, जैसा कि मैंने यहां पे आपको दिया है। एक ये दी हुई और एक ये दी हुई। एक ही डाइस की 2 पोजीशन आपको गिवन होंगी। आपने क्या करना है, इन दोनों डाइस को ऑब्जर्व करना है और देख के बताना है कि भैया किसके अपोजिट में क्या होगा। तो केस 1 में क्या होगा, कोई 2 संख्याएं कॉमन होंगी, कोई 2 अंक कॉमन होंगे। कौन कौन से अंक कॉमन है आप देखें तो आपने कहा सर दोनों में 2 है, ठीक है। और फिर आपने कहा दोनों में कितना है, 3 है। मैंने कहा ओके ठीक है। 2 और 3 दोनों एक ही डाइस की दोनों पोजीशन में कॉमन है। और अगर कॉमन हो तो बचे हुए जो नंबर होते हैं वो दूसरे डाइस के बचे हुए नंबर के ऑपोजिट हो जाते हैं, विपरीत सतह पर हो जाते हैं। ठीक है ना, विपरीत सतह पर हो जाते हैं। तो मतलब इस डाइस में आप कह पाओगे कि 1 के अपोजिट कितना होगा, 4 होगा। सबसे पहले आपने किन्हीं 2 डाइस में कोई 2 नंबर कॉमन देखने, ये मेरी वाली बात ध्यान में रखना। फिर आगे केस 2 पे। आपने कहा कि केस 2 को चेक करने से पहले हमेशा केस 1 चेक करना है। आपने दोनों डाइस में चेक करना है कोई 2 नंबर कॉमन तो नहीं है। तो आपने बोला नहीं सर, इन दोनों डाइस में केवल 1 नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर है वो, तो आपने बोला 2 है। तो 2, केवल 1 नंबर कॉमन है। कौन है वो नंबर, 2 है। तो आपने क्या किया, अगर एक ही नंबर कॉमन है तो आपने रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है, घड़ी की घूमने की दिशा में, जिसे कि हम हिंदी में कह देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और फिर लिख लेना है। आपने कहा 2, इस वाले के लिख रहे हैं, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 1 आया। कैसे लिखा,
जिस हिसाब से घूम रहे हैं उस हिसाब से लिख दिया। ऐसे इसमें भी लिखेंगे, 2 के बाद कितना आया, 5 आया, 5 के बाद कितना आएगा जी, आप बोलेंगे 4 आ जाएगा। आगे बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल। तो यहां पर आप डायरेक्टली कह पाओगे कि 1 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा, और 2 के विपरीत कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6 हो जाएगा। 2 के विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना काम कर लोगे, इतनी बात समझ में आ गई? तो आपने बोला बिल्कुल आ गई सर, गॉट इट, समझ में आ गई। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं, ये वाला और ये वाला। केवल यही 2 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने समझने हैं, और ये 2 कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए तो आप डाइस का कोई भी क्वेश्चन उड़ा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन डाइस का उड़ा सकते हैं। उड़ाने में कोई भी देरी हम लगाने वाले नहीं है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहां से हम समझेंगे कि किस तरह से हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। आ जाओ भैया, आ जाओ, बहुत ही बढ़िया। हाँ, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास आपसे कहा हुआ है कि जब 3 नीचे है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। सीधे यही पढ़ना है, विपरीत ही पूछ रहे होते हैं आपसे। कौन सा पूछ रहे होते हैं? विपरीत पूछ रहे होते हैं। 3 के विपरीत कौन सा होगा? तो आपने देखा दोनों डाइस में पहले केस 1 चेक करो। केस 1 का मतलब कोई 2 नंबर कॉमन तो नहीं है, तो आपने कहा एक तो 2 कॉमन है दोनों में, और एक 5 कॉमन है, दिख रहा है 5 कॉमन इसमें भी और इसमें भी है। इसका मतलब जो बचे हुए नंबर हैं वो दूसरे डाइस के बचे हुए नंबर के ऑपोजिट, बोले तो विपरीत सतह पर होंगे। आपने कहा 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप डायरेक्टली आंसर कह दोगे। आप कहोगे सर जी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है 3 के विपरीत क्या होगा। फिर आपने दोनों डाइस को देखा कितने नंबर कॉमन है, तो आपने बोला सर केवल एक नंबर कॉमन है। कौन सा है? 4 है। दोनों में केवल एक नंबर कॉमन है। जब भी एक नंबर कॉमन हो तो आपने रोटेशन करना है। इसमें भी रोटेट किया और इसमें भी रोटेट किया। रोटेट करने के बाद उनके जो नंबर हैं वो लिख लो। जैसे इसमें क्या है, 4 के बाद 2 आया, 2 के बाद 1 आया। दूसरे वाले में 4 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया। तो 1 के अपोजिट में कितना कह दोगे? 5 कह दोगे। 2 के अपोजिट में कितना कह दोगे? 3 कह दोगे। 4 के अपोजिट में विपरीत सतह पर कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे 6 हो जाएगा। आपसे किसके विपरीत पूछा जा रहा है? आपने कहा 3 के। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 2 हो जाएगा। गॉट इट? इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। फिर से आपने क्वेश्चन को देखा और आपने कहा कि दोनों डाइस में क्या कॉमन है, तो आपने बोला ये तो फिर से वही वाला क्वेश्चन हो रहा है। 4 के विपरीत कितना हो जाएगा? अच्छा नहीं नहीं नहीं, दोनों में देखा एक तो 2 कॉमन है दोनों में। देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। और क्या कॉमन है? 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है। अगर दोनों में 2 नंबर कॉमन है तो बचे हुए नंबर दूसरे के बचे हुए नंबर के बराबर हो जाएंगे। 4 के विपरीत कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। शायद रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। यहां पे होना चाहिए 5 के सामने वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए क्या है। एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। पहचान करें कि जब शीर्ष पर 5 हो तो तल पर कौन सी संख्या होगी। शीर्ष पर 5 हो तो तल पर कौन सी संख्या होगी, मतलब 5 के विपरीत बताना है। अब आपने बोला इतने सारे हैं, किन 2 डाइस को हम लें, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि किन्हीं भी 2 डाइस को आप ले सकते हैं। ऐसे डाइस को लें जिनमें 2 नंबर कॉमन हो, वो आपको जल्दी आंसर करेंगे। कौन से हैं ऐसे 2 डाइस? तो आपने बोला मैं इसको और इसको ले लूं, तो मुझे सीधे दिख रहा है 3 और 5 दोनों में कॉमन है। दिख रहा है 3 और 5 दोनों में कॉमन। हाँ, तो आपने कहा 1 के विपरीत कौन आ गया? 2 आ गया। आपने बोला ये तो सीधे बता दिया आपने, 1 के विपरीत 2 आया। और कोई 2 डाइस लूं? आपने बोला 2 3 2 3 2 3। हाँ, 2 3 वाला मतलब अब हम इस वाले डाइस को और इस वाले डाइस को ले रहे हैं और कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि चीजें साफ हो जाएं। देखो जी क्या ले रहे हैं हम। अब हमने देखा 2 और 3, फिर से 2 और 3 है। यहां भी देखोगे 2 और 3 है। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 5 हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सवाल आपसे यही पूछा जा रहा था कि 4 के विपरीत कौन सा होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप आंसर कर देंगे 4 होगा। कोई दिक्कत गिले शिकवे तो नहीं? तो आपने बोला बिल्कुल भी नहीं। क्या दिक्कतें होनी है? हम तो सीधे आंसर
कर देंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है इस बार। अब जो ये क्वेश्चन आ गया है, ये आ गया है ओपन डाइस का। ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। ओपन डाइस, हमेशा एक चीज याद रखना, 2-3 क्वेश्चन हमने लिए हैं ओपन डाइस के भी, ताकि क्लोज डाइस तो हमें समझ में आ गया बंद, ओपन डाइस का भी एक आध क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम ये भी क्वेश्चन कर सकें। ओपन डाइस में समझो क्या होता है, इसमें भी अपोजिट देखना है। जैसे एफ है तो 1 2 3, तो एफ के अपोजिट क्या हो गया, आपने बोला बी हो गया। तीसरे नंबर पर है ना, काउंटिंग करनी है 1 2 3, हर तीसरा, पहला और तीसरा क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ऐसे ई से चेक करोगे 1 2 3, तो ई के अपोजिट कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। बचे क्या गए, ए और डी बच गए। ये सब आपस में अपोजिट है जिनको मैंने पेयर में लिखा है। और ये बात समझ में, आपने बोला ठीक है। अब आपने क्या देखना है, एफ और बी साथ में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि 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 ये दोनों अपोजिट हैं। जो अपोजिट लोग होंगे वो साथ में नहीं दिखेंगे। तो एफ और बी वाला जो भी ऑप्शन दिखेगा हम उसे बोलेंगे चल निकल। एफ और बी वाला पहला ऑप्शन निकल रहा है, हमने कहा चल निकल, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर ई और सी वाला जो भी ऑप्शन दिखेगा उसे भी हम कहेंगे चलो भैया निकलो निकलो निकलो। ई और सी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें भी ये नहीं हो रहा है, इसे भी कर दो बाहर। इसके बाद ए और डी को देखिए, ए और डी भी कहीं पर साथ नहीं होने चाहिए। जिस भी ऑप्शन में ए और डी साथ में दिख रहे हैं उन्हें तुरंत कहिए कि भैया निकलो। तो आपने क्या देखा, सब लोगों को एलिमिनेट करने के बाद केवल और केवल एक ही ऑप्शन सही हो पाया, तो वही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, धड़ल्ले से कर दो। आपने कहना है कि सर दूसरे के अपोजिट कौन होगा, चौथा होगा। कैसे पता चला, 1 2 3, तो ऐसे साइड पे लिख दो, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर 1 के अपोजिट कौन होगा, 1 2 3, आपने बोला 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। मैंने कहा ओके बिल्कुल ठीक है। फिर आपने कहा 5 के अपोजिट कितना हो जाएगा, तो जो बच गए वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। जो काउंटिंग करनी है वो एक सीधी रेखा में कीजिए, काउंटिंग एक सीधी रेखा में करो। 5 और 3 हो गया। जैसे ही 5 और 3 आया तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वही वाली प्रोसेस देखनी है कि जहां पर भी 2 और 4 दिखेंगे बोलेंगे चल निकल। 2 और 4 यहां पर दिख रहे हैं साथ में, तो क्या कहो, चल निकलो भैया बाहर, तुरंत निकल गए। किसी और डाइस में तो नहीं है, तो आपने बोला बिल्कुल नहीं है। फिर आपने कहा 1 और 6 कहीं साथ में दिख रहे हो, तो आपने बोला चौथे ऑप्शन में 1 और 6 साथ में दिख रहे हैं तो उन्हें भी बाहर कर दो। फिर 5 और 3 किसी ऑप्शन में साथ में दिख रहे हैं, तो आपने बोला पहले ही ऑप्शन में दिख रहे हैं उसे भी बाहर कर दो। केवल और केवल कौन सा ऑप्शन बाहर नहीं कर पा रहे हो आप, सच सो सकता है, सच थक सकता है, सच लेट हो सकता है, मगर सच हारेगा नहीं और सच लौटेगा। और सच का आंसर हो गया सी। बस इतना सा ध्यान में रखना है आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को करिए, कर सकते हैं आप इसे करेंगे। आपने कहा 2 के अपोजिट कितना है, सीधे सीधे मुझे आंसर बताओ। तो आपने कहा 2 के अपोजिट हो गया गुरुजी 5। मैंने कहा ठीक। फिर आपने बोला 3 के अपोजिट कदगा वेगी, 3 का अपोजिट वेगी 4, ठीक। 3 का अपोजिट 4 भी वेगी। 1 का अपोजिट कदगा हो जलू, तो आपन बोन कि 1 का अपोजिट वेजलू 6 भी वेगी। अब 1 का अपोजिट 6 वेगी, 3 का अपोजिट 4 वेगी, 2 का अपोजिट 5 वेगी। अब जुजू नी ओला यक ऊते हम भैर कह देला, तो कर दो भैया बाहर। 2 का अपोजिट कदगा भेजलू, 2 और 5 अगर जग भी साथ में दिखे ऊते भैर कह दिया। 2 और 5 कहाँ पे साथ हैं, तो आपने बोला यहाँ पे साथ हैं, तो इन्हें क्या कर दो मेरे प्यारे बच्चों, बाहर कर दो। 3 और 4 जहां पर भी साथ में दिखें, 3 और 4 जहां पर भी साथ में दिखें उन्हें भी क्या कर दो, बाहर कर दो। तो आपने बोला ये वाला बाहर हो जाएगा। फिर 1 और 6 जहां पर भी साथ में दिखे उन्हें बाहर कर दो। आपने बोला कोई भी बाहर नहीं हो पा रहा है। फिर से एक बार देख लेता हूं, 2 और 5 मैं मजाक में चले गया थोड़ा सा। 3 और 4 नहीं है, 1 और 6 नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास केवल और केवल ये 2 ऑप्शन बचे जिन्हें हम बाहर नहीं कर पा रहे थे। किले की हम नहीं कर पाना बाहर, ये वजह से हम यूं तय घौर में रख लेला, ठीक ची बात। तो थर्ड ऑप्शन सही वेजलू और आंसर हो जाएगा ए एंड बी ओनली। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको अगर हमारा ये सेशन पसंद आया है
डाइस के कॉन्सेप्ट एकदम सही से समझ में आ गए हैं। तो लाइक कमेंट शेयर दबा के जितना कर सकते हो करो, मोटिवेशन मिलता है आपको भी हमें भी। और जो पहली वाली स्टोरी मैंने आपको बताई थी माइकल फेल्प्स की, आप सब मेरे माइकल फेल्प्स हो, आप मुझे अपना मानो ना मानो, मैं तो आपको अपना मानता हूं। और अगर एक बार मैं किसी को अपना मान लेता हूं तो भाई साहब हम पढ़ा के छोड़ते हैं, ठीक है। हमारी आंखों में भले ही हमारी डार्क सर्कल आ जाएं, मगर आपके लिए जो कंटेंट है, जो लेक्चर्स हैं वो आते रहेंगे और ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचती रहेंगी। आपने बस एक काम करना है, जो भी हम वीडियो बना रहे हैं ना उसे अपने आप को सही से देख लो एक बार, हल्का हल्का आना है, बहुत भयंकर नहीं आता है रीजनिंग। इस तरह से क्वेश्चंस कर लोगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल जो संक्रियाएं वाले क्वेश्चंस हैं वो भी मैं लेके आऊंगा, तो उस पर घबराने वाली बात नहीं है। और बिना मैथ्स के करेंगे मैथ्स को, ये याद रखना। ये तभी पॉसिबल है जब आप कम से कम ये वाला पोर्शन सही से कर लो। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो, जीत हमारी होगी। जय हिंद।